हेलो बच्चों, कैरियर फोकस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9 के ज्योग्राफी सब्जेक्ट का पहला लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है भारत, आकार और स्थिति। तो सभी लोग अपनी किताब खोल लें। उसमें पहला पैराग्राफ हम पढ़ रहे हैं। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। तो संस्कृतियाँ क्या होती हैं? जो रीति रिवाज, पहनावा, व्यवहार, यही सब संस्कृतियाँ होती हैं। तो उनमें भारत की संस्कृतियाँ एक प्राचीन संस्कृति में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। दशक का मतलब ये होता है कि एक 10 वर्षों के कालखंड को दशक कहा जाता है। और 10 वर्ष में इसी तरह के 5 दशक में भारत ने बहुत अधिक प्रगति करी है हर क्षेत्र में, जैसे कि सामाजिक हो, आर्थिक हो, और आगे इसे और बताया गया। कृषि, उद्योग, तकनीक और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। बताया गया है कि केवल किसी एक क्षेत्र में नहीं, भारत ने कृषि, उद्योग, तकनीक हर क्षेत्र में अपनी प्रगति की है। जैसे कि पहले कृषि के क्षेत्र में हम पशुओं की सहायता से लेकर के अपनी कृषि के कार्य करते थे और आज मशीनों से काम कर रहे हैं। उद्योग के क्षेत्र में पहले हमारे देश में उद्योगों की संख्या सीमित थी, आज हर क्षेत्र में उद्योग बड़ी मात्रा में फैले हुए हैं। इसी तरह तकनीक के मामले में भी भारत ने बड़े मात्रा में प्रगति की है। और अंत में बोला गया कि हर क्षेत्र में प्रगति की, इसलिए सर्वांगीण शब्द का प्रयोग यहाँ किया गया है। भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारत का जो है विश्व के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान इसलिए रहा है कि किसी भी देश का इतिहास अगर है तो उसमें भारत का इतिहास ज़रूर जुड़ा हुआ है, इसलिए इस लाइन का प्रयोग किया गया है। अब दूसरी हेडिंग है स्थिति। इसमें हम जो है विश्व में भारत की स्थिति को जानने का प्रयास करते हैं। भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में उत्तर अक्षांश में तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। स्थिति। भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत एक विशाल देश तो है। अब इसमें कहा गया है कि यह उत्तरी गोलार्ध में है। संपूर्ण विश्व के ग्लोब को 2 भागों में बांटा गया, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर जैसे ये एक ग्लोब है तो उसको 2 भागों में बांटा गया। उत्तर हिस्से को उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है और दक्षिणी हिस्से को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं। और भारत की पूरी स्थिति कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में है। इसके आगे क्या है? इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक फैला हुआ है। इसको हम जो है एक चित्र संख्या 1.3 आप लोग इसको देख सकते हैं, इसमें समझ सकते हैं। यहाँ पर उत्तरी यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट के उत्तर दक्षिण से उत्तर की तरफ भारत का विस्तार है और पश्चिम में 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत पश्चिम से पूरब की ओर विस्तृत है। अब आगे इसमें पढ़ते हैं। कर्क रेखा 23.5 डिग्री 30 मिनट उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। इसे भी हम एक चित्र के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। इसमें है कर्क रेखा 23.5 डिग्री 30 मिनट उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। इसे एक चित्र से समझते हैं। अगर ये भारत देश है तो ये 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा है
और इसे ही कर्क रेखा कहा जाता है। ये भारत को दो बराबर भागों में बांटती है। ये ऊपरी हिस्सा उत्तर भारत कहलाता है और नीचे का हिस्सा दक्षिणी भारत कहलाता है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। इस चीज़ को हम जो है चित्र संख्या 1.3 में देख सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि मुख्य भाग के अलावा कुछ द्वीपीय क्षेत्र हैं जो कि भारत के हिस्से हैं। पश्चिम में जो लक्षद्वीप है वो भारत का हिस्सा है और ये अरब सागर में स्थित है, और इसी तरह पूर्व में अंडमान निकोबार है द्वीप समूह है जो कि भारत का हिस्सा है और ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अब हम अगली हेडिंग आकार के बारे में पढ़ते हैं। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये बताया गया है कि भारत का आकार कितना है, तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में भारत पूरा विस्तृत है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। यदि इसे इस तरह से समझा जा सकता है, कुल क्षेत्रफल अगर 100% है जिसमें से भारत का हिस्सा 2.4% है, तो शेष भूमि पर अन्य विश्व के देश विस्तृत हैं। स्पष्ट है कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का विश्व में 7वां स्थान है। भारत की कुल स्थल सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा, अब यहाँ पर आप लोग को पता ही होगा कि ये अरब सागर का क्षेत्र है और ये बंगाल की खाड़ी है। तो भारत 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है और स्थलीय सीमा की बात अगर की जाए तो समुद्र से लेकर के ये इधर वाले सारे क्षेत्र स्थलीय सीमा के अंतर्गत आएंगे और इसी की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर बताई गई है। इसके अतिरिक्त समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। और अगर तटीय क्षेत्रों की कुल लंबाई बताई जाए तो उसकी है 7,516.6 किलोमीटर। इसमें जो है ये सारे तटीय क्षेत्र वाली लंबाई और यहाँ पर लक्षद्वीप तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाले तटीय क्षेत्रों की भी लंबाइयों को जोड़कर बताया गया है, जिसकी लंबाई कुल 7,516.6 किलोमीटर बताई गई है। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है। वलित पर्वत मोड़दार पर्वतों को कहा जाता है और भारत के उत्तर पूर्व और उत्तर में तथा उत्तर पश्चिम इन 3 क्षेत्रों में वलित पर्वतमाला है। यहाँ से देख सकते हैं ये उत्तर पश्चिम है और ये उत्तर है, इधर उत्तर पूर्व है। ये वाली हिस्सा हो जाएगा उत्तर पश्चिम, ये वाला हिस्सा हो जाएगा उत्तर और ये वाला हो जाएगा उत्तर पूर्व। यहाँ से लेकर के यहाँ तक वलित पर्वतमालाओं का विस्तार है। इसके दक्षिण भूभाग में इसका दक्षिणी भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकरा होता गया है। इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। पहले बताया गया है कि भारत देश का उत्तरी भाग चौड़ा है और जैसे जैसे दक्षिणी भाग हिंद महासागर की ओर जाता है वैसे वैसे ये सकरा होता जाता है। और इसका जो है सकरा क्षेत्र शुरू कहाँ से होता है, तो 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से यह प्रारंभ हो जाता है। इसके पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। पश्चिम में अरब सागर यहाँ पर है।
मानचित्र में यहाँ पर अरब सागर है। पश्चिमी क्षेत्र में, और इसी क्षेत्र में ही पश्चिमी क्षेत्र में अरब सागर है और पूर्वी क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी, ये हो गया पूर्वी क्षेत्र और ये हो गया पश्चिमी क्षेत्र। अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है। अक्षांश रेखाएं जो है इस तरह से चौड़ाई में भारत के पूरे मानचित्र पर विस्तृत हैं, और अक्षांश रेखाएं यहाँ दक्षिण से प्रारंभ होकर उत्तर तक चलती हैं। इनका विस्तार 30 डिग्री है, अर्थात 30 अक्षांश रेखाएं पूरा दक्षिण से लेकर के उत्तर तक विस्तृत हैं। परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। अब इसे आप चित्र में यहाँ देख सकते हैं। चित्र संख्या 1.23 में भारत का दक्षिण से लेकर के पूर्व तक का विस्तार ज़्यादा है और इसकी लंबाई कुल 3214 किलोमीटर दी गई है, तथा वहीं जो है पश्चिम से लेकर के पूर्व तक का विस्तार उत्तर से दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम है, जिसकी लंबाई 2933 किलोमीटर है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। गुजरात कहाँ पर है? गुजरात यहाँ पर भारत के पश्चिमी क्षेत्र में है, और अरुणाचल प्रदेश कहाँ है? भारत के पूर्वी क्षेत्र में है। गुजरात से और अरुणाचल प्रदेश, इन 2 राज्यों के बीच में 2 घंटे के समय का अंतर है। अतः 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक यामोत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से गुजरती है। भारत के 2 राज्य, पहला है पश्चिम में स्थित गुजरात और दूसरा है पूर्व में स्थित अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर गुजरात राज्य बन है और दूसरी ओर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है। यह पूर्व में स्थित है और यह गुजरात पश्चिमी क्षेत्र में भारत के स्थित है, अरुणाचल प्रदेश भारत के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, और इन दोनों ही प्रदेशों के बीच 2 घंटे के समय का अंतर है। इसीलिए भारत में समय के निर्धारण के लिए 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा का प्रयोग किया जाता है, जो कि यहाँ से इस तरह से समझ सकते हैं। यह 5 राज्यों से गुजरती है और यह प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश राज्य के मिर्ज़ापुर ज़िले से गुजरती है, और इसी के आधार पर भारत में समय का निर्धारण किया जाता है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। अक्षांश रेखाएं जो है भारत पर दक्षिण से लेकर के उत्तर तक विस्तृत है, और इसी के आधार पर जो है दिन और रात दोनों का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इनके बीच जो है दूरियां होने के कारण ऐसा होता है। अगला हेडिंग है भारत तथा विश्व। इसमें हम देखेंगे कि विश्व के मानचित्र पर भारत की क्या स्थिति है। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम मध्य में स्थित है। यहाँ ये बताया गया है, इसे हम
चित्र की सहायता से समझ सकते हैं। आप चित्र संख्या 1.1 लेंगे जिसमें 7 महाद्वीप दिए गए हैं और भारत की स्थिति दिखाई गई एशिया महाद्वीप के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। इसे आप अपनी भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। बताया गया है कि भारतीय भूभाग जो है एशिया महाद्वीप के दक्षिण का विस्तार है, क्योंकि ये एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है, इसलिए ऐसा कहा गया है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है। हिंद महासागर ठीक जो है भारत के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। हिंद महासागर ये पश्चिम के क्षेत्रों में एशिया, अफ्रीका, यूरोप जैसे महाद्वीप में स्थित देशों के साथ हमारे संबंध को मजबूत करता है। पूर्वी एशिया और इसी तरह ठीक पूरब में हमारे जो है पूर्वी एशिया में स्थित देशों के साथ भारत के संबंध को स्थापित करता है। भारत तथा विश्व, इस हेडिंग में यह हम जानेंगे कि विश्व के मानचित्र पर भारत किस तरह से विस्तृत है और उसका विश्व के अन्य देशों के साथ किस तरह संबंध है। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। इसे हम चित्र के द्वारा समझ सकते हैं, जो कि चित्र संख्या 1.1 है। आप सभी इसे देखें। इसमें देखिए कि भारत की स्थिति एशिया महाद्वीप में पूर्व और पश्चिम दोनों के बीच में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। और एक बार फिर से हम इस चित्र को देखते हैं। यहाँ पर एशिया महाद्वीप है और एशिया महाद्वीप में दक्षिणी क्षेत्र में भारत विस्तृत हुआ है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है। अब इस तरह से हम यहाँ एक और बार देखेंगे इसी मानचित्र में एशिया महाद्वीप में भारत दक्षिण में है और भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। हिंद महासागर जो है वो इसके पश्चिमी भाग अफ्रीका, यूरोप और एशिया के पश्चिमी क्षेत्रों में रहने वाले देशों के साथ भारत के संबंध को जोड़ता है। वहीं पूर्वी क्षेत्र जो है पूरब में रहने वाले एशिया के देशों के साथ भारत के संबंध को जोड़ता है। भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। देखिए दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है और पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप देशों के साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्व तट के मध्य से निकटतम संबंध बनाए हुए है। भारत एक केंद्रीय स्थिति, यहाँ बताया गया है कि हिंद महासागर में भारत एक केंद्रीय स्थिति में स्थित है। दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है और दक्षिण भारत, यह जो है भारत का उत्तरी हिस्सा और दक्षिणी हिस्सा, यहाँ दक्षिण में भारत का पठार विस्तृत हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका, यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट, जहाँ भारत का पश्चिमी हिस्सा पश्चिमी एशिया, अफ्रीका, यूरोप के देशों के साथ सीमा साझा करता है, उसी तरह पूर्वी हिस्सा एशिया के पूर्वी देशों के साथ सीमा साझा करता है। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। हिंद महासागर, यहाँ बताया गया है कि जिस तरह से हिंद महासागर में भारत की सीमा विस्तृत है, उस तरह से किसी विश्व के अन्य देश की सीमा विस्तृत नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है। विश्व में बहुत से महासागर हैं, जिसमें से एक ऐसा महासागर हिंद महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर
रखा गया है तो वह देश भारत है, क्योंकि भारत को भारत के अलावा हिंदुस्तान, इंडिया के नाम से भी जाना जाता है और हिंदुस्तान के नाम के आधार पर ही इस महासागर का नाम हिंद महासागर रखा गया है। अब हम आगे पढ़ते हैं। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना रहा है, परंतु यह संबंध भारत का विश्व के अन्य देशों के साथ संबंध कोई नया नहीं है, यह बहुत पुराना ही रहा है, परंतु यह संबंध समुद्री जल मार्गों की अपेक्षा भूभाग से होकर था। लेकिन यह संबंध भारत का विश्व के अन्य देशों के साथ केवल स्थल मार्गों से था। उत्तरी पर्वतों के दर्रे से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए और बहुत से यात्री दूसरे देश से हमारे देश में पर्वतों के बीच बने दर्रों से आए हैं। क्या आपको पता है दर्रे किसे कहते हैं? पर्वतों के बीच जो रिक्त स्थान होता है उसे ही दर्रे कहा जाता है और वह एक तरह से सड़क मार्ग का काम करते हैं। इसी की वजह से बहुत से यात्री हमारे देश में हमारे रीति रिवाज, संस्कृति को समझने और हमारी विचारधारा को जानने के लिए आए। जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। समुद्री मार्गों की जानकारी न होने के कारण ही भारत का विश्व के अन्य देशों के साथ संबंध केवल स्थल मार्गों से था। लेकिन वर्तमान समय में स्थल मार्गों के अतिरिक्त अब समुद्री मार्गों की भी खोज कर ली गई, तो अब समुद्री मार्गों से भी भारत का विश्व के अन्य देशों के साथ संबंध है। इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। इन मार्गों की सहायता से भारत का विश्व के अन्य देशों के साथ विचारों, वस्तुओं, व्यापार के रूप में आदान प्रदान होता था। भारत का पश्चिम, मध्य, पूर्व एशिया और दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संबंध रहा है। इसमें बताया गया कि भारत का पश्चिमी, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ बहुत अच्छा संबंध रहा है, चाहे वो सांस्कृतिक रूप से हो, चाहे वह व्यापारिक रूप से हो। इसी प्रकार उपनिषद के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियाँ, हमारे देश में बहुत सी विचारधाराएं हैं, जैसे कि रामायण, महाभारत, पंचतंत्र, इन सभी की विचारधाराएं दूसरे देशों में भी गई। इसका क्या कारण है? विदेशों से आने वाले यात्रियों, जिन्होंने यहाँ पर आए, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था, रीति रिवाज, त्यौहार को समझा, तो उसी बीच इन्होंने हमारी कहानियों, हमारे ग्रंथों को भी समझा। भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुँच सके और इन्हीं मार्गों की वजह से भारत का गणित अर्थात जो है दशमलव प्रणाली ये भी भारत के अलावा विश्व के देशों तक पहुँचा। मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे और भारत का केवल विचार, ग्रंथ, कहानियाँ ही नहीं, भारत में बनने वाले मलमल और मसाले तथा अन्य कपड़े ये सब भी भारत के बाहर जाने लगे। मसालों की अगर बात करी जाए तो इसमें दो राज्य प्रमुख रूप से आते हैं, जो कि दोनों ही दक्षिण में स्थित है। पहला राज्य है केरल और दूसरा राज्य है तमिलनाडु। केरल बिल्कुल दक्षिणी क्षेत्र में भारत के स्थित है और तमिलनाडु भी दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। केरल अपने मसालों के लिए जाना जाता है और तमिलनाडु भी अपने मसालों के लिए जाना जाता है। ये दोनों ही भारत के राज्य अपनी मसालों के लिए भारत के अलावा विश्व में भी प्रसिद्ध हैं। अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया है। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला अर्थात भवन निर्माण की कला और पश्चिमी एशिया की वास्तुकला अर्थात मीनारों की कला,
यह भी भारतीय सभ्यता में प्रमुख रूप से देखी जा सकती है, जैसे कि ताजमहल, कुतुब मीनार, चार मीनार, आगरा का लाल किला, दिल्ली का लाल किला, यह सभी स्थापत्य कला के ही उदाहरण हैं। अब हम अगली हेडिंग भारत के पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने भारत की स्थिति विश्व में देखी, अब हम देखेंगे कि भारत और उसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, कौन कौन से पड़ोसी देश भारत के साथ स्थल सीमा को साझा करते हैं और कौन कौन से देश भारत के साथ समुद्री सीमा को साझा करते हैं। भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिणी क्षेत्र में रहता है, इसीलिए बोला गया कि भारत दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। भारत के राज्यों की संख्या 28 है। यहाँ पर लिखते हैं, भारत में राज्य इस समय 28 हैं और केंद्र शासित। भारत में राज्यों की संख्या 28 है, केंद्र शासित राज्यों की संख्या 8 है। राज्यों में मुख्यमंत्री होते हैं और केंद्र शासित राज्यों में राज्यपाल होते हैं। राज्यपाल जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ तथा उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान के साथ तथा पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ है। अब इस चीज़ को समझने के लिए हम सभी लोग जो है चित्र संख्या 1.5 को देखेंगे। आप सभी यहाँ देख सकते हैं कि पश्चिमी क्षेत्र में भारत की स्थलीय सीमा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा होती है। उत्तर के क्षेत्र में जो है चीन के साथ सीमा साझा होती है, नेपाल, भूटान के साथ साझा होती है और पूर्वी क्षेत्र में बढ़ने पर बांग्लादेश और म्यांमार के साथ भारत की स्थलीय रूप से सीमा साझा होती है। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव है। स्थलीय सीमा साझा करने वाले देश जो है भारत के उत्तर पश्चिम से लेकर के पूर्व तक विस्तृत है और इसी तरह 2 ऐसे देश हैं जो हिंद महासागर में स्थित हैं और भारत के साथ समुद्री सीमा साझा करते हैं। इसमें एक देश का नाम है श्रीलंका और दूसरे देश का नाम है मालदीव। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। भारत और श्रीलंका, भारत देश ये है और श्रीलंका भारत के बिल्कुल दक्षिण में स्थित है। भारत और श्रीलंका के बीच एक जल संधि है जिसका नाम है पाक जल संधि। इसी चित्र के रूप में समझ सकते हैं, जैसे ये है श्रीलंका, तो भारत और श्रीलंका के बीच जो जल संधि है इसे पाक जल संधि कहा जाता है। पाक जल संधि। भारत और श्रीलंका भारत श्रीलंका के बीच जो जल संधि उसको पाक जल संधि कहा जाता है। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है और दूसरी समुद्री सीमा साझा करने वाला देश मालदीव है। इसको चित्र संख्या 1.5 में देख सकते हैं। यह भारत का द्वीप समूह में से एक लक्षद्वीप है और इसके दक्षिण में एक देश है जो मालदीव है। यह भी भारत के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। जिस तरह से इस पाठ के पूर्व में बताया गया है कि भारत का इतिहास उसका विश्व के साथ है अच्छा रहा है, ठीक उसी प्रकार भारत का वर्तमान और भूत दोनों ही अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध रहा है और आगे भी रहेगा। तो आज का पाठ यहीं पर ख़त्म होता है। उम्मीद है कि बच्चों आपको यह पाठ अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। धन्यवाद।